अक्टूबर 2023 से अकल्पनीय और अविश्वसनीय फल प्राप्ति के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि राहु एक वायु तत्व है। इसे कैद नहीं किया जा सकता, ये अनंत है। अतः इससे ग्रसित व्यक्ति हाई रिस्क टेकर होते हैं और जीवन की बुलंदियों तक पहुंचते हैं। राहु वायु है, इसलिए उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। अतः राहु से प्रभावित व्यक्ति अपने पीछे बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ करके जाता है। बहुत बड़ा एक साम्राज्य आपको छोड़ करके जाएगा। और जिस प्रकार से सभी फल मीठे तो होते हैं, लेकिन उनका स्वाद अलग अलग होता है। इसलिए राहु का फल मीठा हो सकता है, लेकिन उसकी तुलना आप शुभ ग्रहों से नहीं कर सकते हैं। कि मित्रों, राधे राधे, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम ज्योतिष शास्त्र में होने वाले अक्टूबर 2023 के एक महापरिवर्तन, जिसमें राहु अपनी मेष राशि से नीचे आकर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उसको हम बहुत विस्तार से समझेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग शनि और बृहस्पति के चक्कर में फंसे रहते हैं, केवल उन्हीं के फलादेश को देखते हैं। जबकि बृहस्पति आपको शनि क्या देते हैं? अवसाद देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, निराशा, तिरस्कार, धनहानि देते हैं। लेकिन याद रखिए, वो राहु ही है जो कि जिसके पास केवल सिर है, धड़ तो है नहीं। वो दिमाग से सोचता है और दिमाग से आपको कहता है कि आपको इस निराशा से दूर जाना है और आर्थिक उन्नति के बुलंदियों तक आपको जाना है और आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो राहु जो है वो शनि की निराशा से, गरीबी से आपको बाहर निकालता है। तो आज मित्रों, हम कुल मिलाकर 4 राशियां जो अंतिम की हैं, जिसमें धनु, मकर, कुंभ, मीन हैं, इन पर हम विचार करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एक अकल्पनीय और अविश्वसनीय परिवर्तन आपके जीवन में परिलक्षित होना 100% तय है। क्योंकि राहु क्या है? राहु भौतिकवाद है, मटेरियलिज्म है। वह आपको निराशा से बहुत दूर करता है। यदि याद रखिए, राहु ना हो तो जीने की हर तमन्ना ही अधूरी हो जाए और आप जीवन ही अपना समाप्त कर देंगे। तो मित्रों, मेरा नाम पंडित राज है, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आपसे मेरा निवेदन है कि जो भी नए दर्शक जुड़े हैं इस चैनल से, वह इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो देखने से 100% लाभ होगा। हम राहु के उन गूढ़ रहस्यों को आज तोड़ेंगे कि किस तरह से राहु आपको आर्थिक उन्नति तक पहुंचाएगा और जीने की आपकी जो अभिलाषा है, लालसा है, वही चीज है जो आपको जीने के लिए उत्साहित करती है। वरना याद रखिए कि बाकी ग्रह ऐसे हैं जो आपको वैराग्य और विरक्ति, अकेलेपन में ले जाएंगे। चाहे वो गुरु हों, चाहे वह शनि हों, चाहे वो बाकी ग्रह हों, एक राहु ही वो ग्रह है जो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन करता है, 100% बदल देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी किए हुए, जो राशियों का मैंने नाम लिया है, चाहे आप उस राशि के हों या लग्न के हों, सब में ये एप्लीकेबल होगा। तो चाहे आप क्या सोच है रे तेरी, इससे कोई मानना फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ता। चलिए हम शुरू करें। मित्रों, अपने विश्लेषण को हम धनु लग्न या धनु राशि दोनों से चालू करते हैं। आप चाहे धनु लग्न के हों या धनु राशि के हों, इस और ज्योतिष का ये जो महापरिवर्तन हो रहा है, तो धनु राशि में ये चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे। जैसा कि आपको इस चार्ट पर भी ये दिख रहा है कि राहु आपके चतुर्थ भाव पर हैं। अब देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट सहित समझाऊंगा, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, काल पुरुष की कुंडली अगर आप देखें तो चतुर्थ भाव में क्या आएगा? कर्क राशि आएगी। तो कर्क राशि क्या है? कर्क राशि आपकी जल तत्व है। और इस राशि का कारक कौन होता है? चतुर्थ भाव का चंद्रमा होता है, वह भी जल तत्व है। और अगर हम आपकी राशि धनु है तो चतुर्थ भाव में क्या आएगा? मीन राशि आएगी, वह भी जल तत्व है। तो कहने का मतलब कि चंद्रमा भी जल तत्व है, काल पुरुष की कुंडली में भी जल तत्व है। और जो भी इस समय जातक धनु लग्न या धनु राशि के हैं, तो मीन राशि चतुर्थ भाव में आती है, तो वो भी जल तत्व है। तो जल ही जल है। तो जल का तात्पर्य क्या है? ये इमोशंस को प्रकट करता है। क्योंकि चौथा जो भाव है वो मन का है, आपके इमोशंस का है। और मान लीजिए कि आपके इमोशन में यदि राहु बैठ गए तो राहु तो कटा हुआ सिर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके पास सिर्फ दिमाग है, दिल तो है ही नहीं, तो वो इमोशन लेस है। इसीलिए चतुर्थ भाव को
के लिए राहु बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, जहाँ तक कि मन की शांति की बात है। याद रखिए, जो चंद्रमा है वह आपका मन का सुख है, लेकिन राहु क्या है, वो मन का दुख है। तो सुख के साथ जब दुख मिलेगा तो आप जानते हैं कि फिर दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। तो इस मामले में आप कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं कही जा सकती है इस मामले में। लेकिन याद रखिए, चतुर्थ भाव जो है आपका जमीन का, भूमि, भवन, वाहन का भी है। तो याद रखिए, राहु क्या है, राहु मटेरियलिज्म का प्रतीक है, राहु भौतिकवाद का प्रतीक है। तो राहु को क्या चाहिए कुल मिलाकर के, राहु बहुत ही महत्वाकांक्षी है, उसको किसी भी कीमत पर सफलता चाहिए, क्योंकि उसके पास दिल तो, इमोशन तो है ही नहीं, तो वह दिमाग से काम करता है, और जो व्यक्ति दिमाग से काम करता है वह हमेशा सफल होता है। तो याद रखिए, राहु अपनी महत्वाकांक्षा को पाने के लिए, अपनी सफलता को हासिल करने के लिए, जो भी लोग राहु से प्रभावित चतुर्थ भाव के लोग होते हैं, याद रखिए वो हाई रिस्क टेकर होते हैं और जीवन की बुलंदियों को छूते हैं। तो याद रखिए, जो भी हाई रिस्क और हाई गेन वाला कार्य करेगा, या तो वो अर्थ पे आएगा या तो फर्श पे जाएगा, दो ही कंडीशन होती हैं उसमें। और राहु जो अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं और आपके चतुर्थेश जो भी बन रहे हैं इसमें, बृहस्पति यदि वह कुंडली में अच्छे हैं, तो याद रखिए आप अर्थ से फर्श पर या फर्श से अर्थ पर, जो भी ये कहा जा रहा है, तो आपको कुल मिला के अर्थ पे ही जाना है, ऊपर ही जाना है, क्योंकि राहु को सफलता के सिवा अन्य कोई चीज़ें पसंद नहीं हैं। राहु गलत चीज़ों में, या कहिए अपनी सफलता को पाने के लिए बड़ा शार्प माइंडेड होता है, और अब बहुत ही शार्प माइंड से करके अपना काम वो चलाता है। अब देखिए, राहु क्या है कुल मिलाकर के, राहु को सफलता चाहिए, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ शुरुआत में कि फल तो सभी मीठे होते हैं, लेकिन सभी का मीठापन अलग अलग होता है, ये याद रखिए। तो याद रखिए, अगर शुभ फल, अच्छा फल है, तो वह आपकी कुल मिलाकर शरीर की सब बीमारियों को ठीक कर देगा। और कोई फल मीठा जरूर है, लेकिन हो सकता है आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना हो। तो राहु की तुलना आप शुभ ग्रहों से ना करें, क्योंकि शुभ ग्रहों का जो फल होता है वो अंततः बहुत मीठा होता है जीवन के लिए, लेकिन जो अशुभ ग्रह होते हैं उनमें ताकत बहुत होती है आपको फल देने की। लेकिन याद रखिए, वो जिस तरह से काम करते हैं वो फल जो आपका मिलता है, हो सकता है कि बात अंत में जाकर वो फल आपके लिए शुभ ना हो। तो यदि राहु चतुर्थ भाव में बैठा है तो आपके पास जमीन, धन, दौलत, भूमि, वाहन का सुख खूब ज़्यादा होगा, लेकिन आप हमेशा चिंता से ग्रसित रहेंगे। आपको लगेगा कि कहीं ये कोई मेरी दौलत हड़प ना ले, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मन जो है दौलत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कुल मिलाकर के चिंतित बना रहता है, ऐसा सभी कुंडलियों में लगभग पाया गया है। अब याद रखिए, चौथा जो घर है वो कलह का भी है और मानसिक सुख का भी है, वो दोनों का घर है, आप ये मान के चलिए। तो याद रखिए, अगर राहु इस घर में गड़बड़ हैं तो ये माता का भी घर है, तो कलह होना निश्चित हो जाता है कुल मिला। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसकी रेमेडी बता दूं कि राहु क्या है, वायु तत्व हैं, राहु को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, राहु को कैद नहीं कर सकते आप, राहु अनंत हैं। तो इसीलिए राहु विदेश विभाग के कारक हैं। तो यदि आप अपने घर से दूर जाकर के कहीं रहते हैं, कुटुंबियों से दूर चले जाते हैं, तो आपको कलह से काफ़ी कुछ राहत मिल जाएगी। आपका राहु यदि चतुर्थ भाव में खराब है और आपका मन अशांत है, तो आप यह उपाय जरूर करें कि आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर के, यदि संभव हो तो विदेश में जाकर के कार्य करिए। याद रखिए, आप बुलंदियों को चूमेंगे। ये बिल्कुल टेस्टेड तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि राहु आपको बुलंदियों की ओर ले जाएगा। अब देखिए, राहु क्या है, राहु आपका रहस्यमयी और मायावी ग्रह है, डिप्लोमेटिक कहा जाता है इसे। आप इसे सीआईडी और जासूस भी कह सकते हैं। इसको कोई पहचान नहीं सकता कि वास्तव में इसके अंदर क्या है, इसके बाहर क्या है, ये तो बहरूपिया है। तो चतुर्थ घर जो है आपका पब्लिक का घर होता है, और यदि यहाँ पे राहु अच्छा है तो याद रखिए,
जो भी बड़े बड़े राजनेता बने हैं उनके चतुर्थ भाव का राहु ही मजबूत रहा, तभी वो पब्लिक में इतना छा गए कुल मिला के। क्योंकि राहु को केवल सफलता चाहिए, उसे सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक इन चीज़ों से बिल्कुल मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ सफलता से मतलब है। तो यही कारण है कि जो भी राजनेता होते हैं, आप देखें राहु से जो भी जिनका राहु अच्छा है तो होता है वो बहुत बड़े राजनेता बनते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, क्योंकि उनको सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उनको अगर किसी भी बात से लेना देना है तो वह केवल और केवल एक ही बात से लेना देना है, और वह है उनकी सफलता। तो सफलता ही उनके लिए सब कुछ है। राहु में एक तथ्य और नोट कर लीजिएगा, देखिए राहु छल छिद्र झूठ फरेब वाला ग्रह है। तो अगर कुल मिला के आप अपने घर पे रहते हैं और चतुर्थ भाव जमीन का है, और वर्तमान में ज़्यादातर विवाद जमीन को लेके ही होते हैं, तो जिनका राहु चतुर्थ भाव में होता है तो जमीन को लेकर के, दौलत को लेकर के अपने परिवार में और कुटुंबियों में उनमें निश्चित तौर पर मतभेद होता है, लड़ाई होती है और मामला कोर्ट कचहरी तक जाकर के चला जाता है। तो ये चीज़ें एक प्रकार से आप याद रखिए कि राहु का जो स्वभाव है, राहु की जो मूल कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। माना कि राहु की अभी बहुत सारी बातें अधूरी रह गई हैं, जो कि एक ही वीडियो में मेरे लिए बता पाना संभव नहीं है, लेकिन जितना भी था मैंने चतुर्थ भाव का यदि राहु है तो कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं। आप पूरी जन्म कुंडली को देखिएगा कि चतुर्थेश कहाँ है, राहु का कुल मिलाकर शुभ ग्रहों का प्रभाव है राहु पर या नहीं है, या पापक ग्रहों का प्रभाव है। इन सब को कैलकुलेशन करके आप सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के विश्लेषण करिएगा। मैंने आपको एक कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दी है। तो मित्रों, अब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिए। चलिए अब बिना कोई देरी लगाए हुए हम अगली जो राशि है आपकी मकर राशि, जिसके तृतीय भाव पर आपके राहु महाराज होंगे, जो कि तृतीय भाव पर बहुत गजब का वो फल देते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम मकर राशि या मकर लग्न के बारे में अपनी इस पर चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि हमको मालूम है कि मकर का स्वामी आपका शनि होता है, और शनि के परम मित्रों में आपके राहु आते हैं, और तृतीय भाव जो उपचय भाव होता है 3, 6, 11, यहाँ पर पापक ग्रह बहुत शुभ फल देते हैं। तो याद रखिए, जो भी मकर लग्न या मकर राशि के लोग हैं उनके लिए कुल मिलाकर ये राहु का तृतीय भाव पर आना अक्टूबर 2023 के बाद से वह वास्तव में अकल्पनीय और अविश्वसनीय फल उनको प्रदान करेगा। देखिए, तृतीय भाव काहे का है? साहस, धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ का है। और हम लोग क्या कहते हैं कि आप अपने पुरुषार्थ से भाग्य को बदल सकते हैं। और सप्तम भाव होता है, तृतीय भाव से सप्तम भाव आपका भाग्य का भाव, जहाँ पर राहु की पूर्ण दृष्टि जाएगी। तो याद रखिए, तीसरा भाव और नवम भाव दोनों का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर आपको भाग्य का फल चाहिए अच्छा, तो तीसरा भाव आपको अच्छा होना चाहिए। और अब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि राहु कटा हुआ सिर है, उसके पास दिल और इमोशंस नहीं है, तो वह बड़े से बड़े हाई रिस्क लेने से डरता नहीं है व्यक्ति। जिनके तृतीय भाव में राहु होते हैं तो वह हाई रिस्क और हाई गेन वाले व्यक्ति होते हैं। और याद रखें, जो व्यक्ति हाई रिस्क लेगा वो हाई गेन भी पाएगा। तो जिनके भी तीसरे घर में राहु हैं, याद रखिए, वह अपने घर के कुलदीपक होते हैं। अपने घर में सबसे ज़्यादा तरक्की वही लोग करते हैं। और याद रखें, अब चूंकि उनके पास साहस, धैर्य, पराक्रम कूट कूट के भरा होता है, तो वह अपने परिवार और कुटुंब के बॉडीगार्ड भी होते हैं। याद रखिए, उन्हीं के नाम से उस पूरे परिवार की हस्ती बनी होती है, और उन्हीं के नाम पर वह पूरा परिवार चलता है। अब तीसरा घर यात्राओं का भी घर है। छोटी मोटी यात्रा या छोटे मोटे स्थानों की बात हम कर लेते हैं। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पिछले अपने उसमें कि राहु क्या है। राहु वायु है। राहु वायु प्रवाहवान है। आप वायु को रोक नहीं सकते हैं, वायु तो चलती रहती है। तो याद रखिए, अगर तीसरे भाव में आपके राहु है
तो आपको यात्राओं से एक बड़ा लाभ हो सकता है और यात्राएं आपके लिए हमेशा बहुत ही शुभ फलदायी होंगी। अब चूंकि राहु मायावी है, राहु अपना हर परिस्थिति स्थिति के अनुसार रंग रूप विचार सब बदल लेता है, तो आप ये मत कहिए कि ये साहस धैर्य पराक्रम का है तो हमेशा साहस ही दिखाएगा। याद रखिए, परिस्थितियों के अनुसार कहाँ पर साहस दिखाना है, कहाँ पर झुक जाना है, ये राहु को सब मालूम है। तो जिनके भी तीसरे स्थान पे राहु होता है, याद रखिए वो परिस्थितियों अनुसार साहसी भी बन जाते हैं और परिस्थितियों अनुसार बहुत लचक भी दिखाते हैं। तो तृतीय भाव का राहु निश्चित तौर पर बहुत अच्छा माना जाएगा। और तृतीय भाव का राहु में एक चीज़ और याद रखिए कि चूंकि ये हाई रिस्क और हाई गेनर वाले लोग होते हैं, कोई भी रिस्क लेने से कभी चूकते नहीं हैं और सफलता इनका अंतिम लक्ष्य होता है। तो अपने जाने के बाद एक बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ करके अपने जो भी आने वाली पीढ़ी उनके लिए छोड़ करके जाते हैं। तो इस प्रकार से राहु का यहाँ पर विचरण करना जो भी आपके मकर लग्न या मकर राशि के लोग हैं उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो तृतीय का राहु निश्चित तौर पर बहुत लाभदायक है। आपका जीवन जो है 2 अक्टूबर 2023 से 100% पलटने वाला है। जो अब तक आपको मानसिक पीड़ाएं थी, जो कि अभी आपका राहु जो मेष राशि में चल रहा है, वो सभी मानसिक पीड़ाएं आपकी छूमंतर हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। तो मित्रों, ये मैंने मकर लग्न के बारे में बताया है। आपका कोई भी प्रश्न अगर अधूरा रह जाए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी बात कह सकते हैं और अपनी बात लिख सकते हैं। जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है उसका भी। तो चलिए अब हम अपनी अगली कुंभ राशि पर विचार करते हैं। मित्रों, कुंभ लग्न या कुंभ राशि के द्वितीय भाव पर राहु का विचरण होगा आपका अक्टूबर 2023 के बाद से। अब अक्टूबर 2023 के बाद से देखिए धन भाव है, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज जरूर सोच लीजिएगा। आपको ये चार्ट जो दिख रहा है कि दूसरा भाव धन संचित भाव का है। आप कितना कमाते हैं, इनकम का भाव आपका 11वां होता है और कितना धन बचाते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, बैंक बैलेंस आपका कितने का होगा, ये कुल मिलाकर के आपका दूसरा भाव बताता है। तो अगर द्वितीय पर राहु हैं तो क्या करेंगे? तो आपको मालूम है कि द्वितीय भाव क्या होता है। द्वितीय भाव से आप अपने धन को तो देखते ही हैं, आप अपने कुटुंबियों को भी देखते हैं। ये कुटुंबियों का भी है, ये आपकी वाणी का भी घर है, ये आपकी आंख का भी घर है। इन सभी का विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि राहु की कॉन्सेप्ट क्या है। उसको सफलता चाहिए और उसके पास पेट नहीं है, न दिल है, तो वो कभी तृप्त नहीं होता। चाहे जितनी धन दौलत इकट्ठा कर लें, तृप्ति नहीं होती उसके पास। तो याद रखिए, धन दौलत को इकट्ठा करने में तो आपका कुल मिला के ये जो राहु है बहुत मददगार है, आपको निश्चित तौर पर लाभ दिलाएगा। लेकिन एक पेंच यहाँ पर ये फंसता है कि ये कुटुंबियों का भी घर है। तो अगर राहु मायावी है, छलावा करता है, झूठ फरेब करता है, केवल अपनी सफलता से मतलब है, इमोशंस का दूसरों की कोई कदर नहीं है, तो कुटुंबियों से मतभेद होना, उनसे दुश्मनी होना, उनसे मनमुटाव होना, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं स्वाभाविक सी बात है। इसमें कोई उस तरह की नकारात्मक बात आप यही कहें कि ये तो होना ही होना है कुल मिलाकर, अगर राहु का ऐसा स्वभाव है। और एक चीज इसमें और याद रखिएगा, मैं आपको बता चुका हूं कि राहु वायु तत्व है, उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। तो यदि वायु तत्व प्रधान ये शुभ ग्रह बन जाए, इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसा देखा गया है कि जो कुटुंबी होते हैं वो ज़्यादातर बहुत दूर दूर रहते हैं, या कह सकते हैं कि विदेशों में रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप किसी परिवार के एक व्यक्ति को देखें तो पता चला वो 4 भाई हैं, तो कोई इस देश में रहता है, कोई उस देश में रहता है, कोई कहीं रहता है। तो बहुत दूर दूर बिखरे होते हैं कुटुंबी, जो भी राहु से प्रभावित लोग होते हैं। तो यदि कुटुंबी बहुत दूर दूर बिखरे हैं तो मैंने ये देखा है कि उनमें कोई मनमुटाव नहीं रह जाता है, सब अपने अपने काम में मस्त होते हैं। तो अगर आप राहु से प्रभावित व्यक्ति हैं तो याद रखिए, आप अपने मूल जन्म स्थान से बहुत दूर रहेंगे तो तरक्की के चांसेज आपके बहुत ज़्यादा हैं।
और यदि आप मूल स्थान और जन्म स्थान में रहेंगे तो वहाँ चंद्रमा का प्रभाव हमेशा रहेगा और कलह जो है, मनमुटाव जो है, वो हमेशा आपका बना रहेगा। तो द्वितीय भाव में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, तो दोनों का एक प्रकार का मिक्सचर आप कह सकते हैं कि कुल मिला के इसमें पाया जाता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया ही है कि परिवार से यदि आप दूर चले जाते हैं, देखिए अगर द्वितीय घर में आपके राहु बैठा है और आपका मन नहीं लगता, आपको पता नहीं अजीब से सपने आते हैं, हमेशा मन चिंताग्रस्त रहता है, तो अगर आप परिवार से दूर जा कर के कोई काम करेंगे तो निश्चित तौर पे 100% आप ये मानिए कि आपको सफलता 100% मिलने वाली है। तो दूसरे घर से आपको कुल मिला के अगर लाभ पाना है तो राहु जिस तरह कहता है आपको उस तरह वो काम करना पड़ेगा, तभी जा कर के आप सफलता की बुलंदियों को छू पाएंगे। तो ये राहु का एक प्रकार से मैंने आपको विश्लेषण बताया है कि देखिए मीन लग्न या मीन राशि वालों के अक्टूबर 2023 से जो राहु है वो प्रथम भाव या लग्न भाव पर आ जाएगा। अब देखिए प्रथम भाव काहे का है? प्रथम भाव हम स्वयं हैं, हमारा शरीर है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारे सोचने समझने की जो भी क्षमता है, हमारा यश अपयश है, हमारी हॉबी है, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारा सब कुछ है। तो जो पहला भाव है वह हमारे लिए एक प्रकार से सब कुछ है। अब देखिए राहु क्या है? राहु बहुत ही गैर परंपरावादी है, उसको परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा परंपरा पर ही जीता है। वो परंपरा का विरोधी है, तो गैर परंपरावादी होने के कारण वो हमेशा क्या करता है, शॉर्टकट और बैक डोर से अपने हर काम कराना चाहता है। तो आपका व्यक्तित्व तो ऐसा होगा कि हर काम को बहुत जल्दी करना है, चाहे वो किसी तरह हो, हम शॉर्टकट और बैक डोर से अपना काम चला लेंगे। और याद रखें राहु जो होता है वो एक प्रकार से सफलता को महत्व देता है, तो वो समाज में बहुत ज़्यादा यश सम्मान इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। वो मटेरियलिज्म का प्रतीक है, उसको बिल्कुल हार्ड कैश चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, यश सम्मान तो उस तरह उसको समझ में नहीं आता। तो इन सब चीज़ों से उसका बहुत कुछ लेना देना नहीं होता। और दूसरी कॉन्सेप्ट याद रखें कि राहु क्या है, मायावी है, रहस्यमयी है, वो उसको आप जासूस और सीआईडी कह सकते हैं एक प्रकार से, उसको कोई समझ नहीं सकता। तो जो जिनके भी प्रथम भाव पर राहु होता है वह बहुत रहस्यात्मक व्यक्तित्व रखते हैं। आप वो लोग आप कह सकते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, आप उनके बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप अपने निजी जीवन में कहते हैं कि यार इस व्यक्ति का विश्वास कर पाना या इसके लिए कुछ कह पाना बड़ा संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है, उसी तरह का व्यक्तित्व कुल मिला करके जो आप जिनके भी प्रथम भाव पर राहु होता है वो उसी तरह के होते हैं। जिनके भी प्रथम भाव पे राहु हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात लिख करके भी बता सकते हैं। और देखिए प्रथम भाव का राहु सीधे सप्तम भाव को देखता है, आपकी पत्नी भाव को। तो याद रखिए पत्नी भाव के लिए राहु बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि देखिए रिश्ते चलते हैं भावनाओं से, रिश्ते चलते हैं जब आप एक दूसरे की इमोशंस की कदर करें। और राहु को इमोशन से, रिश्तों से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि राहु तो बहरूपिया है, समय बदल जाने पर वो अपना रूप अपने आप बदल देगा। हम आजकल क्या सुनते हैं कि रिश्ते नाते टूट रहे हैं, पता चला कि शादी के पहले तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, इससे अच्छा कोई व्यक्ति ही नहीं था, इससे अच्छा कोई आशिक ही नहीं था, लेकिन जैसे ही शादी हो गई सब कुछ बदल गया। तो इस प्रकार से राहु सप्तम भाव के लिए आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो इस प्रकार से मित्रों मैंने एक ब्रीफली रूप से आपको ये समझाने की कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपके जो भी प्रश्न हों वह एक प्रकार से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर लिखें, मैं उनका जवाब देने की आपको निश्चित तौर पर कोशिश करूंगा। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर भी अपनी बात लिख सकते हैं। आपको कोई ऐसी बात लगी हो जो सही ना हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो मित्रों यहाँ से मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देने की कोशिश करूंगा, और आपसे मेरा बस फिर वही निवेदन है कि अगर आपको वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और ये लगा हो कि नहीं कुल मिलाकर के राहु के बारे में जानने, सोचने, समझने का ठीक तरह से मौका मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब
जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, सबको मेरा कोट कोट प्रणाम।